हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप आप सब सुपर डुपर बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में फिर से हम कनेक्ट हो चुके हैं एक नए बेहतरीन डे 2 सेशन के साथ में। एग्जाम बिफोर एग्जाम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में कंप्यूटर का क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर में, क्या इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर तैयारी तो बहुत कर ली है, बहुत टाइम से कर रहे हैं और बहुत कुछ पढ़ा भी है, बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन डर सिर्फ इतना ही है कि जो भी पढ़ा, जो भी रिवीजन हम लोग ने किया या जो कर रहे हैं, क्या उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इन सभी का आंसर्स आपको मिलेगा इन पार्टिकुलर सेशन से, एग्जाम बिफोर एग्जाम से। क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो आप जानते हैं मॉडरेट टू टफ रहता है। वही कैंडिडेट सिलेक्शन ले पाएंगे जो एग्जाम तक अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी दिन मिस नहीं करना है, भले ही आप कम पढ़ें, लेकिन डेली आप कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे और एग्जाम तक टच बना के रखेंगे तो ये डैम श्योर है कि आप एग्जाम को भी क्वालिफाई करेंगे और कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम बिफोर एग्जाम के डे 2 सेशन पर और देखेंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। सेशन को शुरू करने से पहले यह भी आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स ने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, वो जितने भी हमने मॉक टेस्ट करवाए हैं वहां पर वो सभी आपको रिवाइज करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। जितनी भी वीडियोस हमने करवाई हैं उनको दो दो बार कम से कम आपको देखना है, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रांग हो पाए। और आप इस चीज को अभी तक समझ गए होंगे, जिन कैंडिडेट्स ने भी कोर्स से कनेक्ट किया है, कि क्वेश्चंस उसके बाहर नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने एमसीक्यूज हमने कोर्स में करवाए हैं उनको आपने बढ़िया तरीके से अगर प्रिपेयर किया है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया होगा। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम तक रिवीजन आपका मिस ना हो। क्लियर है। और जो भी कैंडिडेट्स कनेक्ट होना चाहते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ आपको वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सभी कुछ मिलेगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कनेक्ट होना है। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले, विदाउट फर्दर एडू, बात करते हैं आज के सेशंस के बेस्ट 50 क्वेश्चंस पर। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था प्रीवियस सेशन डे 1 में। डे 1 में आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और ये बताया भी मुझे कि सर इतना इतना स्कोर मैंने किया है। यही काम आपको आज के सेशन में भी करना है, अपना स्कोर भी शेयर करना है, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपके साथ में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आपका लेवल कितना है ना। तो इससे आप बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन हमने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था वो था, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिजिटल कैमरे में एसडी कार्ड लगता है और एसडी कार्ड किस तरीके की मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव, एसडी कार्ड्स, इन सबको हम लोग जिस कैटेगरी में रखते हैं वो है आपकी फ्लैश मेमोरी, या कई बार इसको टर्शरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्लियर है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के साथ। बताइए इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत आराम से पढ़िए। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ अ GUI दैट मेक्स लर्निंग अ प्रोग्राम इजी फॉर यूजर्स। GUI की कौन सी विशेषता नहीं है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब जब हम माउस से काम करते हैं तो जितना भी काम होता है वो सब GUI बेस्ड होता है। तो कह रहा है GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक कार्यक्रम सीखना आसान बनाती है। तो GUI की मदद से कंप्यूटर सीखना कितना आसान हो गया है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। तो WYSIWYG फॉर्मेटिंग ये GUI बेस्ड है।
व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। डायलॉग बॉक्सेस भी जीयूआई फीचर के ही हिस्सा है। आइकन्स भी जीयूआई का पार्ट है, लेकिन डिटेल की स्ट्रोक्स एंड कमांड्स, कीबोर्ड तो सीयूआई का पार्ट है, जीयूआई का पार्ट नहीं है। तो की स्ट्रोक का मतलब कीबोर्ड की बात हो रही है, कमांड्स का मतलब सीयूआई की बात हो रही है। तो ये होगा यहां पे करेक्ट आंसर, जो कि जीयूआई का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए। इन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया। ईमेल से ये क्वेश्चन आता हुआ और कह रहा है ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया के हस्तांतरण की अनुमति देता है। मल्टीमीडिया का मतलब हम जानते हैं इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस, यही सब होता है। तो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने वाली प्रोटोकॉल मेल में कौन सी है? माइम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसको हम माइम के नाम से जानते हैं। इसको नॉन टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं या नॉन अस्काई प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन पावर पॉइंट से है, क्योंकि पावर पॉइंट में ही तो हम लोग स्लाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो स्लाइड पर टेक्स्ट रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? प्लेस होल्डर, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर या ऑब्जेक्ट होल्डर? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, आप जानते हैं कि जहां पर भी हम टेक्स्ट रखते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं प्लेस होल्डर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्लेस होल्डर। 3 क्वेश्चन के आंसर्स आप दे चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ईच स्लाइड इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को पेश करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेष प्रभाव क्या है? कोई भी स्लाइड कैसे आएगी और कैसे जाएगी, इसको डिसाइड करता है ट्रांजिशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, दैट इज ट्रांजिशन। स्लाइड के आने और जाने के तरीके को डिसाइड करने के लिए हम ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं, ट्रांजिशन का यूज करते हैं एमएस पावर पॉइंट में। वेरी गुड, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, यानी एमपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप होती है। इज यूज टू कॉम्प्रेस, और इसका इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्रेस करने के लिए क्या? डैश कॉम्प्रेस करने के लिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेम्स, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। तो आपको पता होना चाहिए और आप जानते भी हैं, आप एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों में, आप जानते हैं अच्छे से कि एमपीईजी का इस्तेमाल करते हैं वीडियोस को कॉम्प्रेस करने के लिए, है ना। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? वीडियो होगा। एग्जाम का लेवल देखिए बहुत टफ नहीं होता है। अगर पढ़ रखा है आपने अच्छे से, रेगुलर आप कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बना के रखिए और अपने आप से एक बात जरूर बोलिए कि हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जब आप पॉजिटिव होंगे तभी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होइए, डरिए नहीं, हौसला रखिए और अपने आप से ये बोलिए कि इतना टफ भी नहीं होगा कंप्यूटर का लेवल कि हम पास भी ना हो पाए। हम बहुत अच्छे तरीके से 25 छोड़िए 40 या 40 प्लस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, in audio and video compression, each frame is divided into a small grid called picture element, और कह रहा है ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में प्रत्येक फ्रेम को छोटे ग्रिड में विभाजित किया जाता है। जिस चित्र तत्व को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पिक्सल्स कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पिक्सल्स। तो इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन में भी फ्रेम को डिवाइड किया जाता है किसमें? पिक्सल्स में ही ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, फ्लो कंट्रोल इन ओएसआई मॉडल इज डन बाय। कह रहा है ओएसआई मॉडल में फ्लो को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? आप जानते हैं कि दो तरीके के मॉडल होते हैं, एक ओएसआई मॉडल होता है और एक टीसीपी आईपी मॉडल होता है।
पहले कौन सा मॉडल आया? तो पहले टीसीपी आईपी मॉडल आया, बाद में ओएसआई मॉडल आया। टीसीपी आईपी मॉडल में पहले 4 लेयर हुआ करती थी, अब 5 लेयर हैं। ओएसआई मॉडल में आप जानते हैं 7 लेयर्स हैं। तो कह रहा है फ्लो कंट्रोल करना किस लेयर का काम है ओएसआई मॉडल में? तो फ्लो को कंट्रोल करना या डेटा को कंट्रोल करना या एरर कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका होता है गाइस? डेटा लिंक लेयर का। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, सेकंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। डेटा लिंक लेयर जो कहती है एरर नहीं होने देंगी, गलती नहीं होने देंगी, फ्लो को प्रॉपर मेंटेन करेंगी, यही तो है डेटा लिंक लेयर। स्विच और ब्रिज इस लेयर में जिस डिवाइस का यूज होता है वो कौन सी है? स्विच है और ब्रिज है। नेक्स्ट, which layer is responsible for process to process delivery in a general network model? एक सामान्य नेटवर्क मॉडल में प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी परत जिम्मेदार होती है? तो ओएसआई मॉडल में प्रोसेस टू प्रोसेस अगर डिलीवरी करनी है तो कौन सी ऐसी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है? नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन या डेटा लिंक लेयर? तो आप जानते हैं इस बात को कि प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस बोथ टीसीपी एंड यूडीपी? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी दोनों के लिए उपयोग की जाती है? टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हम लोग जानते हैं कि टीसीपी और यूडीपी ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज की जाती है। लेकिन टीसीपी और यूडीपी जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है वो है आपकी डीएनएस। इस सर्विस को बोलते हैं, इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस को या फिर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएनएस प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है कि जो भी हम एड्रेस लिखते हैं, जो भी यूआरएल लिखते हैं, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, यही तो डीएनएस का काम है। और डीएनएस जिस प्रोटोकॉल का यूज करती है वो टीसीपी भी है और यूडीपी भी है। नेक्स्ट, गूगल्स जीमेल मेनली यूजेस दिस प्रोटोकॉल। गूगल का जीमेल मुख्य रूप से इसी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। हम लोग जानते हैं एक बात को कि जीमेल किसका है? गूगल का है। तो जीमेल किस टाइप की प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है ये आपको बताना है। पीओपी, आई मैप, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? मेल को एक्सेस करने के लिए, मेल को रिट्रीव करने के लिए, मेल्स को फेच करने के लिए पीओपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, आई मैप का भी यूज किया जाता है। लेकिन जीमेल ज्यादातर आई मैप का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, पीओपी का इस्तेमाल नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? आई मैप। दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जीमेल जो है वो किस तरीके की प्रोटोकॉल का यूज करता है मेल को एक्सेस करने के लिए, तो आंसर क्या होगा? आई मैप होगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, बताइए विच among these is not a real time operating system? इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। LYNX, VRTX, PSOS या विंडोज? क्या होगा इसका आंसर? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कई बार एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। LYNX लिंक्स ये एक रियल टाइम है, VRTX भी रियल टाइम है, PSOS भी रियल टाइम है, विंडोज हमारा रियल टाइम नहीं है। तो आंसर होगा दैट इज विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया विंडोज, अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, तो ये सब हमारे कैसे हैं? ये सब हमारे मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, जबकि ये रियल टाइम तो नहीं है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। जबकि लिंक्स, VRTX, PSOS ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप कर पाएंगे? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
करना चाहिए आपको इसका आंसर, करिए। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है? रैम, रोम, सीपीयू या रजिस्टर? रैम कैसी है? ये टेम्परेरी है। रोम कैसी होती है? रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट होती है। सीपीयू तो मेमोरी है ही नहीं। रजिस्टर मेमोरी है जो अगेन टेम्परेरी है। तो इसका मतलब यहां पर एक ही ऐसी मेमोरी है जो परमानेंट है, और वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर मिल चुका है, दैट इज रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन है? तो इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, कैशे, रैम, रजिस्टर या रोम? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट अगर कोई मेमोरी है कंप्यूटर में तो वो रजिस्टर है। रजिस्टर अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो कैशे होगा, कैशे नहीं होगा तो रैम होगा। यानी करेक्ट आंसर इसका हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, रजिस्टर, जो सीपीयू के अंदर होती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस? किस मेमोरी का आकार मुख्य रूप से एड्रेस बस के आकार पर निर्भर करता है? बताइए। हम लोग जानते हैं सीपीयू में 3 तरीके की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, मेमोरी बस, कंट्रोल बस। तो ऐसा कौन सा साइज है, या साइज ऑफ किस मेमोरी का साइज एड्रेस बस पे डिपेंड करता है? और आंसर है रैम का साइज। आंसर क्या होगा? रैम। क्या रैम यहां पर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। मेन मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें रैम और रोम दोनों आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम यानी मेन मेमोरी, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो द साइज ऑफ रैम मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एड्रेस बस। नेक्स्ट, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द करेक्टर एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क इन आस्काई इज? आस्काई क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक कोड जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, जिसके थ्रू हम जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कीबोर्ड उसको कंप्यूटर को समझा पाता है या कंप्यूटर समझ पाता है विद द हेल्प ऑफ आस्काई नंबर्स। तो आस्काई में एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? 33 रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 33, है ना। तो एग्जाम में आस्काई से क्वेश्चन बनेगा जरूर, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा इसका। द डिफॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग इन HTML5 इज? HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5 है। और HTML5 में डिफॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर है UTF-8। UTF-8 का मतलब ये 8 बिट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। यूटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट, ASCII 8 स्कीम इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग? ASCII नॉर्मल हमारी ASCII 7 बिट की होती है, और ई ASCII की अगर हम बात करते हैं, एक्सटेंडेड ASCII की बात करते हैं, तो ये 8 बिट की होती है। पूछा क्या जा रहा है कि ASCII 8 योजना किसका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है? 128 कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स, 645 कैरेक्टर्स या 1026 कैरेक्टर्स? और करेक्ट आंसर होगा 256 कैरेक्टर्स। ASCII 8 मतलब ई ASCII के बारे में यहां पर बात हो रही है, और ई ASCII 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कनेक्शन? बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, DSL कनेक्शन से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये किस तरीके के कनेक्शन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? नेटवर्क वायरलेस लो या ब्रॉडबैंड कनेक्शन? तो ये एक तरीके का टेलीफोन कनेक्शन है जो कि हाई स्पीड कनेक्शन में आता है, और हाई स्पीड कनेक्शन का मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात हो रही है।
तो DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सोर्स मॉडल। एंड्रॉइड जिसका इस्तेमाल हम लोग मोबाइल फोन्स में करते हैं, एंडी रूबिन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये किस तरीके का सोर्स मॉडल है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? ओपन सोर्स वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या शेयरवेयर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स की बात करें या एंड्रॉइड की बात करें, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ओपन सोर्स होगा। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, या जिसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर पाए, जिसमें हम बदलाव भी कर पाए, उसी को बोला जाता है ओपन सोर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। The category of operating system that you most likely have running on your PDA computer is a dash operating system। आपके PDA कंप्यूटर पर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। क्या होगा इसका आंसर? PDA का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मतलब एक ऐसा जो आपके पॉकेट में है, जो पर्सनली आपके पास में है, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब पीडीए होते हैं। और इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। बोलो सर, समझ में आया या नहीं? यस सर, मुझे बताइए कि सर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, विच लेयर इज एब्सेंट इन दी TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल में कौन सी परत अनुपस्थित यानी एब्सेंट होती है? बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि TCP/IP मॉडल में 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर एब्सेंट होती है। तो सेशन भी एब्सेंट है और प्रेजेंटेशन भी एब्सेंट है, तो इसका मतलब सेशन दिया हुआ है, ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 22, पढ़िए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? इंकजेट, डेजी व्हील, लेजर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? बताइए मुझे, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? आंसर होगा डेजी व्हील प्रिंटर। वो प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट करने में कैपेबल नहीं है ना, दैट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। डेजी व्हील प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। तो 22 क्वेश्चन हम लोग बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Among these which is not font style in MS Word 2021। इनमें से जो MS Word 2021 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये 4 तरीके के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट तो फॉन्ट इफेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, जो कि फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल होते कौन कौन से हैं? बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर। नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉन्ट इफेक्ट्स आर देयर इन MS Word 2021। MS Word 2021 में कितने फॉन्ट इफेक्ट होते हैं? तो हम जानते हैं कि नए वाले वर्जन में 7 तरीके के फॉन्ट इफेक्ट है। हाउ मेनी? 7। ये कौन कौन से हैं? स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। ये 7 तरीके के आपके क्या हैं गाइस? फॉन्ट इफेक्ट हैं MS Word 2021 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। MS Office 365 से बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑन दिस डेट Office 365 was rebranded as Microsoft 365। इस तारीख को Office 365 को Microsoft 365 के रूप में रीब्रांड किया गया। तो हम जानते हैं कि Office 365 को Microsoft 365 के नाम से जाना जाता है। तो इसको रीब्रांड कब किया गया? 21 अप्रैल 2020 को ये कार्य किया गया, है ना। ये काम कब किया गया? 21 अप्रैल 2020।
दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, Microsoft 365 is written in which programming language? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बताइए इसका आंसर। Microsoft 365 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज C++। बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा बनाई गई C++, जो कि एक सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। कैसी है? क्या प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? ना ना, ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में काउंट की जाती है। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम संस्करण का नाम बताइए। सचिन सर ने कितनी बार आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया होगा? जल्दी से बताइए कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। पाई, स्नोकोन, ओरियो या टिरामिसू? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा एंड्रॉइड 13, जिसे टिरामिसू के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, टिरामिसू, एंड्रॉइड 13। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन जिम्मेदार है? तो आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? आईएसओ, डरपा, आईएएनए या माइक्रोसॉफ्ट? करेक्ट आंसर होगा आईएएनए, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी आईपी एड्रेस को असाइन करती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत आराम से पढ़िए। क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर जल्दी में पढ़ेंगे तो गलती के चांसेस बढ़ा लेंगे। आते हैं आपको, लेकिन फिर भी आप गलत कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पेशेंस के साथ नहीं पढ़ा। तो कूल डाउन, अपने आप को कूल डाउन करिए। अपने आप से ये कहिए कि क्वेश्चन का लेवल आसान होगा, हम कर पाएंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैशे रैम यूजुअली? मेमोरी की कौन सी तकनीक आमतौर पर कैश रैम होती है? तो कैश रैम का मतलब स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम यानी एस रैम की मदद से ही तो हम कैशे को बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? एस रैम आंसर होगा, क्योंकि डायनेमिक रैम तो लैपटॉप में यूज की जाती है। यस, वेरी गुड। फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पेंट इज? एमएस पेंट पर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे अलग अलग फाइल का एक्सटेंशन अलग अलग होता है, तो पेंट जिसका इस्तेमाल बचपन में करते थे, अब भी कर सकते हैं आप, है ना, दिल तो बच्चा है। तो एमएस पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है गाइस? डॉट बीएमपी होता है, जिसे बिट मैप इमेज बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बिट मैप इमेज या बीएमपी। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड फॉर फ्री बट हैज टू बी पेड फॉर एडिशनल फीचर्स। वह सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में पेश किया जाता है लेकिन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है। ये है तो बिल्कुल फ्री 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 फ्री, लेकिन जब आप कोई एडिशनल सर्विस लेते हैं तो कहता है भाई पेमेंट करो तब एडिशनल सर्विसेज मिलेंगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीमियम बोलते हैं, कि फ्री भी है प्लस प्रीमियम भी है। तो फ्री प्लस प्रीमियम इज कॉल्ड फ्रीमियम। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, है ना, फ्री प्लस प्रीमियम, प्रीमियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड देन स्टार्ट इज नोन एज? कितना आसान सा क्वेश्चन। कंप्यूटर को बंद करने और फिर शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर शटडाउन आएगा तो कोल्ड बूटिंग होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट, 1 zettabyte इज इक्वल्स टू? 1 zettabyte कितने के बराबर होता है? ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। और हम जानते हैं कि 1 zettabyte 10 की पावर 21 बाइट्स के बराबर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 गाइस, नेम द माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा का नाम बताइए। मीट, टीम, जूम या व्हाट्सएप? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट जवाब? माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है टीम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट टीम। नेक्स्ट,
डिस्टेंस ऑफ ब्लूटूथ 5.0 इज, कह रहा है ब्लूटूथ 5.0 की दूरी कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? 10 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर या 240 मीटर? ब्लूटूथ की जो पहले बाय डिफॉल्ट लिमिट हुआ करती थी वो 10 मीटर थी, लेकिन ब्लूटूथ 5.0 में इसकी बाय डिफॉल्ट जो लिमिट है वो 240 मीटर्स हो गई है ना। कितना फर्क हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 240 मीटर। Which protocol is used to search physical address when IP address is known? आईपी पता ज्ञात होने पर भौतिक पता खोजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? कई बार हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है और ये भी बताया है कि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सर्च द फिजिकल एड्रेस? मैक एड्रेस फाइंड करना है, जबकि आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो इस तरीके की प्रोटोकॉल को एआरपी बोलते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर? कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप जानते हैं कि कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर या टच स्क्रीन? बताइए। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ही हमारी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इनपुट हो गई ना, क्योंकि हमने फिंगर की मदद से इनपुट किया, और आउटपुट क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन है। तो जितनी भी मॉनिटर, जितने भी स्क्रीन होते हैं वो सब आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और स्क्रीन यहाँ पर हमने टच किसकी मदद से किया? फिंगर की मदद से, तो ये इनपुट भी होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, बताइए इसका आंसर, पढ़िए क्वेश्चन। Which of the following file system is employed by Windows 8, Windows 10 या Windows 11 for managing files on the hard disk? हार्ड डिस्क पर फाइलों के प्रबंधन के लिए Windows 8, Windows 10 या Windows 11 द्वारा निम्न में से कौन सा फाइल सिस्टम नियोजित किया गया है? तो हम जानते हैं कि जितने भी लेटेस्ट विंडोज की बात होगी इन सभी में NTFS का इस्तेमाल होगा। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, ये रहा। Which of the following views shows all the text of all slides in PowerPoint presentation without any graphics? बहुत प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिना किसी ग्राफिक्स के सभी स्लाइड्स के टेक्स्ट को दिखाता है? तो ग्राफिक्स को हाइड कर लेता है, सिर्फ टेक्स्ट को दिखाता है, और ये है आउटलाइन व्यू। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक कैसा नेटवर्क है? ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और हम जानते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का IEEE स्टैंडर्ड IEEE 802.15 होता है। लेकिन ब्लूटूथ के केस में, ब्लूटूथ के लिए IEEE जो मानक है वो क्या होगा? IEEE 802.15.1, ये होगा ब्लूटूथ के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। 16 होता है वाईमैक्स के लिए, 11 होता है वाईफाई के लिए, 15 होता है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, बताइए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन विंडोज 11 विल क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एक्सेप्ट द एक्टिव विंडो? विंडोज 11 में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा सक्रिय विंडो को छोड़कर सभी खुली हुई खिड़कियों को जल्दी से कम कर देगी? खिड़कियां मतलब विंडोज की बात हो रही है यहां पर राइट। तो हिंदी में है ना, खिड़की तो नहीं बोल सकते, विंडोज ही बोलना चाहिए फिलहाल। तो सभी ओपन एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करके जिस पर काम कर रहे हैं उसी को ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं? शेक फीचर का। तो आंसर क्या होगा? विंडोज 10 में भी था ये फीचर शेक, और विंडोज 11 में भी।
याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन विंडोज 11 विल क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज। सारी विंडोज को क्विकली मिनिमाइज करने के लिए शेक फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बताइए इसके आंसर को। Which command in DOS is used to create a file and later no modification is performed? कह रहा है फाइल बनाने के लिए डॉस में किस कमांड का उपयोग किया जाता है और बाद में कोई भी संशोधन यानी मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। CLS, CHDIR, कॉपी या कॉपी कॉन? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉपी कॉन। ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर, जिसमें एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर उसके बाद तो डॉस अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। ये है कॉपी कॉन, जहां पर कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं। ये है कॉपी कॉन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कमांड टू ओपन वर्ल्ड पैड इन विंडोज 10 या 11? विंडोज 10 या 11 में वर्ल्ड पैड खोलने की कमांड क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि विंडोज 10 और 11 में अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट का जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है यानी वर्डपैड है, इसको ओपन करने की जो कमांड है वो राइट है। राइट लिखेंगे विंडोज आर करके रन में, तो हमारा क्या खुल जाएगा? वर्डपैड ओपन हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज राइट .exe या राइट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बताइए आंसर। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज यूज्ड? किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यह आंसर आपको पता है, लेकिन कई लोग पता नहीं क्यों गलत दे देते हैं इसका आंसर, है ना। आपने क्या सही दिया एक बार चेक करो। सेव एज, सेव, सेव ऑन या कॉपी? पहली बार अगर आपको कोई फाइल सेव करनी होती है तो हम क्या करते हैं? एक नई लोकेशन पर फाइल को सेव करते हैं, है ना। उसके लिए लोकेशन देते हैं, फाइल का नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो इसका मतलब आंसर सेव नहीं होगा, सेव एज होगा। गलती हम लोग सेव इसलिए करते हैं क्योंकि सेव करने से भी सेम काम होता है, लेकिन इस बॉक्स को सेव एज डायलॉग बॉक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए आंसर सेव ना होके सेव एज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन। MS वर्ड एप्लीकेशन है, गूगल डॉक्स एप्लीकेशन है, एडोब का एक्रोबेट एप्लीकेशन है, लेकिन टर्बो सी कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आंसर हमें मिल चुका है कि टर्बो सी कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? कह रहा है बताइए कि कंप्यूटर में बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? बताइए इसको। बूट स्ट्रैपिंग किसको बोलते हैं? कोल्ड बूट को, कोल्ड हॉट बूट को, कोल्ड हॉट स्ट्रैप को, या हॉट बूट को बोलते हैं? इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है कोल्ड बूटिंग, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर? निम्नलिखित में से कौन सा विजिबल रजिस्टर नहीं है? ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसको हम देख नहीं सकते? एड्रेस को देख नहीं सकते, तो एड्रेस को नहीं देख सकते, इसका मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज कंसीडर्ड एज अ नॉट विजिबल रजिस्टर। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक टू बी रीड और रिटन टू। इसमें क्या होता है? उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है, और एड्रेस हमारा क्या होता है? नॉट विजिबल रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बताइए आंसर। हाउ डू यू इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट विद इन अ गूगल क्रोम ब्राउजर इफ इट इज नॉट प्रॉपरली विजिबल? गूगल क्रोम ब्राउजर में आप टेक्स्ट का आकार कैसे बढ़ा सकते हैं यदि यह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है? कई बार आप ब्राउजर में चाहते हैं ना कि स्क्रीन का साइज बड़ा हो जाए, फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाए, तो इसको कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, एंटर के साथ में प्रेस करते हैं,
कैप्स लॉक के साथ में प्रेस करते हैं प्लस, या कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं? क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं तो फॉन्ट साइज ब्राउजर का इंक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस। 49 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट? एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कह रहा है कि वर्कशीट क्या होती है आप जानते हैं ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये वर्कशीट्स हैं। वर्कशीट में कितनी बार अंडू का उपयोग किया जा सकता है? तो मैक्सिमम पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी बार वर्कशीट में कंट्रोल जेड मतलब अंडू का इस्तेमाल किया जा सकता है? 25, 50, 75 या 100? बिल्कुल, एंड दी करेक्ट आंसर इज 100 टाइम्स। जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है? 100 है। ये बात याद रखिएगा। किसमें? एमएस एक्सेल में वर्कशीट में अंडू कितनी बार किया जा सकता है? तो आंसर है 100 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। क्लियर? 50 में से कितना स्कोर किया जरा एक बार कमेंट करके तो बताओ। कितने आंसर्स का आपने सही दिया बिल्कुल बताइएगा, और कितने आंसर्स आपको आते थे और आपने जल्दी में गलत किया ये भी बता दीजिएगा कि सर आते तो बहुत सारे थे, है ना, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गई हमसे, है ना, रिवीजन नहीं किया प्रॉपर तरीके से। तो इससे हमें ये समझ में आई बात कि रिवीजन हमें बार बार करना है और एग्जाम तक करना होगा। क्लियर है? तभी तो मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और कंप्यूटर में जिसने बढ़िया स्कोर कर लिया, कंप्यूटर जिसने क्वालिफाई कर लिया, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। यस। एक क्वेश्चन होमवर्क का हम आपको दे रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एएलयू द्वारा निर्मित डेटा और मध्यवर्ती परिणामों का संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब जैसे अगर हमें करना है 2+3 = 5, तो ये 5 कंप्यूटर के किस हिस्से में स्टोर होगा? ये रिजल्ट कहां पर जाएगा? इसका नाम बताइए। प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या एक्यूमुलेटर? आप जानते हैं इसका आंसर, क्योंकि एएलयू लिखा हुआ है। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये जो रिजल्ट देता है ये कहां पर स्टोर होता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके बताइएगा। सेशन पर नए हो, चैनल पर नए हो, है ना, तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा चैनल को कंप्यूटर के बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप एक कोर्स की तलाश कर रहे हैं कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में वीडियोस तो बहुत देखी हैं, लेकिन रिवीजन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, कहीं पर सिस्टमैटिक वे में वीडियोस नहीं मिल रहे, ऐसा एक सोर्स मिल जाए जिसको हम बार बार रिवीजन करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, बेसिक से डिटेल में पढ़ें, ताकि पेपर का लेवल कितना भी टफ हम कर पाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ें, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर पढ़ें, ASCII को डिटेल में पढ़ें, सारे बेसिक लेवल टॉपिक से लेकर एडवांस लेवल टॉपिक तक पढ़ें। कैसे पॉसिबल है? अरोड़ा एजुकेटर ऐप बेस्ट कोर्स यूपीपीएसएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जिसमें कंफर्मेशन ये है कि इस कोर्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, देर मत करिए, पढ़ना शुरू करिए, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, कर लेंगे एग्जाम में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होइए। सबसे पहले आप अपने ऊपर बिलीफ रखिए कि हम कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप कर पाएंगे तो करना भी तो आप ही को है ना। वी आर दी गाइडर्स, वी आर दी मेंटर्स। हम आपको दिशा दिखा सकते हैं, हम आपका रिवीजन करवा सकते हैं, हम आपको सही ट्रैक पर ले जा सकते हैं, हम आपको सही कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो ट्रिगर करना है एग्जाम में वो आप ही को करना है ना। तो आपका पेशेंस, आपके कूल डाउन नेचर, कि आप निगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, हाई प्रेशर में एग्जाम में कैसे अपने आप को कूल रख के सही आंसर्स को कर पाते हैं, इसी का नाम तो एग्जाम है ना। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है जो आप ना कर पाए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार पढ़ के आप उन क्वेश्चंस को भी बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि आप जीनियस है ना, भूलिएगा नहीं।
सिलेक्शन तो आप ही लोगों में से कोई लेगा, तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, है ना। जब तक ये आपके अंदर विल पावर नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और जिस दिन आपने ये कह लिया कि कोई तो सिलेक्शन लेगा तो फिर मैं क्यों नहीं, जब तक ये बात नहीं आप बोलेंगे, है ना, तब तक टफ हो जाता है। क्योंकि आपकी फाइट किसी दूसरे के साथ में नहीं है, आपका कंपटीशन, आपकी फाइट अपने साथ में। आप जानते हैं आप में क्या कमियां हैं, आप जानते हैं कि उन कमियों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो यस आई कैन डू इट। मुझे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि यस सर, कुछ भी हो जाए इस बार सिलेक्शन जरूर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत जल्द नए सेशन में कनेक्ट होंगे और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस पर बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।